Good morning. Today we will continue our study of chapter number 1 of political science, and the name of chapter is power sharing. Till now we studied what is power sharing. We understood it that power sharing can be among different organs of the government, that is legislature, executive, and judiciary. The sharing of power might be among or between different levels of government. हम लोग चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। आज आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने अब तक पावर शेयरिंग की परिभाषा को समझा है। इसका हिंदी सत्ता की साझेदारी होती है। हम लोगों ने यह समझा कि जो यह सत्ता की साझेदारी है वह सरकार के डिफरेंट विभिन्न ऑर्गन्स के बीच होता है, और अगर देश के अंदर फेडरल व्यवस्था है तो यह पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल्स के बीच भी होता है। हम लोगों ने अब तक बेल्जियम और श्रीलंका हम लोगों ने अब तक बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन को समझा है, और यह समझा है कि किस तरह से बेल्जियम में, श्रीलंका में टेंशन रही वहां के लोगों के बीच, और जो आधार एथनिक कंपोजिशन का यहाँ इस चैप्टर में दिया हुआ है वह आधार है भाषा। बेल्जियम में 59% डच बोलने वाले, 40% फ्रेंच बोलने वाले, 1% जर्मन, और फ्रेंच और जर्मन बोलने वालों के बीच जो टेंशन थी, क्योंकि फ्रेंच बोलने वाले संख्या में कम थे लेकिन वे पावर में थे, वे मजबूत थे, देयर पोजीशन was good, position of French was good in comparison to Dutch speaking. Now, in Sri Lanka, we studied 74% Sinhalese were there, 18% Tamils, 7% people following Christians speaking both language. तो इतना स्टडी जो है हम लोग अब तक कर चुके हैं, बेल्जियम की, श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन और वहां समस्याएं क्या थी। आगे बढ़ने से पहले मैंने अभी आपको संक्षेप में जो पिछला पढ़ाई है उसको याद दिलाने के लिए कुछ बातों को यहाँ किया। अब आगे वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम द टॉपिक मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ध्यान देंगे, शब्द है मेजोरिटेरियनिज्म। नाइनटीन 48 में श्रीलंका आजाद होता है। 1948 हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। श्रीलंका आजाद हुआ 1948। जैसा कि आपने पहले देख लिया है
हम लोग अध्ययन कर चुके हैं कि श्रीलंका में सिन्हला बोलने वाले 74% वे बहुतायत में है, मेजोरिटी उनकी है। आजादी मिलने के बाद जो सिन्हला कम्युनिटी है वह सरकार पर अपना डोमिनेंस स्थापित करती है, और उसका आधार यह रहता है कि सिन्हला बोलने वाले मेजोरिटी में हैं। काफी बड़ा अंतर है सिन्हला बोलने वाले लोगों की संख्या में, परसेंटेज में, और तमिल बोलने वाले। श्रीलंका में श्रीलंका में जो सरकार है वह डेमोक्रेटिक इलेक्टेड है, लेकिन उसके बावजूद भी वह मेजोरिटेरियनिज्म की राह पर आगे बढ़ती है। उसने मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपनाती है जिससे सिन्हला की सुप्रीमेसी हो जाए और जो सरकार है वह बनी रहे ऑन द बेसिस ऑफ सिन्हला सुप्रीमेसी। अब यहाँ जो शब्द है मेजोरिटेरियनिज्म, इसे इसी पेज पर डिफाइन भी किया। जो शब्द है मेजोरिटेरियनिज्म, उसको इसी पेज पर एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है। मेजोरिटेरियनिज्म, a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसी सोच है कि जिसकी संख्या ज्यादा है, जो मेजोरिटी में है, वह जैसे मन वैसे देश को चला सकता है, देश पर शासन कर सकता है। जो संख्या में कम है, जो माइनॉरिटी है, उनके विशेष को, उनकी इच्छाओं को, उनके नीड्स को, जरूरत को डिसरिगार्ड करते हुए। मतलब हुआ कि मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसी सोच है कि जिसकी संख्या ज्यादा है वो जैसे मन वैसे सरकार चलाए, देश चलाए, और जो दूसरे हैं संख्या में कम, उसे वह इग्नोर करे। तो यह सोच श्रीलंका के आजाद होने के बाद वहां सरकार ने अपनाया। जो सिन्हला बोलने वालों से भरी पड़ी थी, उनके डोमिनेंस थे सिन्हला बोलने वालों के। समय समय पर कुछ ऐसे कदम उठाए गए, कानून बनाए गए, संविधान संशोधन किया गया कि सिन्हला का डोमिनेंस बरकरार रहे और दूसरे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए, डिसरिगार्ड कर दिया जाए। ऐसा ही एक समय था 1956। 1956 में कानून पास किया जाता है और उस कानून में सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है श्रीलंका का। ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना किसी भाषा
को इसमें समस्या नहीं है, लेकिन समस्या हो जाती है इस शब्द से ऑनली, ऑनली, मात्र। तो सिन्हला को श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और एकमात्र इसी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। इसका मतलब कि अब इस कानून के पास होने के बाद श्रीलंका में सारे ऑफिशियल कामकाज इसी भाषा में होने हैं, और जो इस भाषा को नहीं जानते हैं वे या तो भाषा सीखें या फिर हाशिए पर जाएं। तो श्रीलंका में ऐसा कानून पारित हुआ और सिन्हला एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। जो गवर्नमेंट है यही रुकती नहीं है, वह सिन्हला को प्रीफर करने के लिए, वरीयता देने के लिए, वैल्यू दूसरों से ज्यादा देने के लिए ऐसी और दूसरी पॉलिसीज लाती है। और उसी में के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी है वहां के पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में सिन्हला को प्रेफरेंस दिया जाता है, फेवर किया जाता है सिन्हला बोलने वालों को। और आगे बढ़ते हुए जो नया संविधान बनता है श्रीलंका का, उसमें बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करती है वहां के नई संविधान, बढ़ावा देती है, फोस्टर करती है। और जो बुद्धिज्म है, यह जो धर्म है, बौद्ध धर्म, इसे मानने वाले मोस्टली सिन्हला हैं। तो यहाँ पर भी एक कनेक्शन है सिन्हला लैंग्वेज बोलने वाले का और जो धर्म है बौद्ध धर्म, जो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो इन कदमों को, इन स्टेप्स को वहां की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट टाइम टू टाइम करती गई। और मुख्य मकसद है, द मेन एम वाज टू प्रीफर सिन्हला, टू हैव अ मेजोरिटेरियन type of government having dominance of Sinhala over Sri Lanka and the government. अब इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कि जो बाकी हैं, और मुख्य रूप से तमिल, क्योंकि संख्या में यही ज्यादा है आफ्टर द सिन्हलास, 74% सिन्हला बोलने वाले, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो है वो तमिल है। तो तमिल बोलने वाले अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, और रीजन भी है। जिस तरह से कदम उठाए श्रीलंका की सरकार ने, तो जो तमिल बोलने वाले हैं, जो वहां वर्षों से रह रहे हैं, सैकड़ों हजारों वर्षों से सिन्हलास के साथ में, पर अब यह भेदभाव जो वहां के डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे, तो सिन्हलास जो तमिल्स हैं वो अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। They felt that none of the major political party led by Buddhist Sinhala leader was sensitive. जो तमिल हैं वो ऐसा महसूस करते हैं कि जो पार्टियां हैं, डोमिनेट किया जा रहा है सिन्हला लीडर्स के द्वारा, बौद्धिस्ट मान्यताओं के द्वारा, वे उनका सुनने वाले नहीं हैं, उनका फिक्र करने वाले नहीं हैं। जो उनसे भेदभाव हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो उनकी संभावनाएं जॉब्स में या एजुकेशन में कम की जा रही हैं, बाय प्रमोटिंग सिन्हला। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। तो ऐसा जो माहौल बना, सिन्हला और तमिल्स के बीच के जो संबंध हैं वे खराब होते गए, टेंशन उनके बीच में बनता गया। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज
जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, जो पहले शायद उन्हीं पार्टियों के सपोर्टर्स रहे हैं जो सिन्हला प्रेफरेंस की पॉलिसी ला रहे थे, तो उन्होंने एक अलगाव महसूस किया, यह महसूस किया कि उन्हें नेग्लेक्ट किया जा रहा है, वे अलग थलग हैं। तो ऐसे में श्रीलंकन तमिल्स अपनी पार्टियां बनाते हैं और स्ट्रगल करते हैं, और उनका जो स्ट्रगल है उसमें मुख्य उनके डिमांड्स है, मांग है। ध्यान दीजिएगा, इस पैराग्राफ में अक्सर क्वेश्चन आता है, व्हाट वेर द डिमांड्स ऑफ तमिल्स। तो पहला डिमांड, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उनका यह डिमांड था श्रीलंका की सरकार से कि तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। सिन्हला है कोई बात नहीं, पर तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाए। दूसरी डिमांड उनकी थी रीजनल ऑटोनॉमी। इसका मतलब जिस एरिया में तमिल बोलने वाले मेजोरिटी में थे, उस एरिया का अपना सरकार हो और उसे कुछ अधिकार मिले, जिसे कुछ छोटे मोटे काम और फैसले उस एरिया में रहने वाले तमिल्स के हित में वहां के अथॉरिटी ले सके, उन्हें ऑटोनॉमी हो विद इन द श्रीलंकन अथॉरिटी। तो ध्यान रखिएगा, पहला डिमांड तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, दूसरा रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, और तीसरा जो उनका डिमांड था कि उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन में और जॉब्स में। जो श्रीलंका में जॉब्स हैं, और विशेष करके कम से कम उनके अपने एरिया में जहां तमिल्स की संख्या ज्यादा है, एजुकेशन और जॉब्स में उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इन कंपैरिजन टू सिन्हला। जबकि जो कानून बना उसमें ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी कि सिन्हला बोलने वाले को प्रेफरेंस मिलने लगा था, सिन्हला बोलने वाले को ऐसी व्यवस्था बन गई थी, क्योंकि सिन्हला भाषा को ही केवल ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। तो ये तीन प्रमुख मांगे थी। दीज वेर द थ्री मेन डिमांड्स ऑफ तमिल्स। लेकिन हुआ क्या? व्हाट वाज द रिजल्ट? जो सरकार थी, लोकतंत्र खूबसूरत व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेमोक्रेसी इज फार बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। पर जब सरकार मेजोरिटेरियनिज्म की राह अपनाती है, तो अक्सर उस देश में समस्याएं देखी गई, और उसी को एक्सपीरियंस किया श्रीलंका में रहने वाले तमिल्स ने, कि कैसे एक मेजोरिटेरियनिज्म की राह पर गया हुआ समाज या सरकार, सरकारी तंत्र, जो माइनॉरिटीज हैं, संख्या में कम है किसी आधार पर, यहाँ इस चैप्टर में लैंग्वेज के आधार पर बात की जा रही है। मुख्यतः यहाँ जो बात है लैंग्वेज बेसिस पर है, और साथ में कुछ रिलीजन का एंगल भी है, जैसे सिन्हला जो है वो मोस्टली बौद्धिस्ट, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। नौ, तो ये भेदभाव देखा गया। जो तमिल्स की डिमांड है उसको श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कोई वैल्यू नहीं दिया। रिजल्ट कि तमिल्स के बीच में ही बहुत सारे रेबल्स भी सामने आए,
और अब डिमांड होने लगी इंडिपेंडेंट तमिल एलम की, स्वतंत्र तमिल राज्य की। एलम मीन्स स्टेट। और जो यह संघर्ष है काफी क्लोजली देखने को और अनुभव करने को मिला भारतीयों को, क्योंकि जो यह संघर्ष था वह एक बड़ा कारण बना भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का, जिसमें तमिल संगठन शामिल रहा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जो तमिल है, श्रीलंकन तमिल्स, उनसे हमारा अटैचमेंट है, विशेष करके जो तमिलनाडु स्टेट्स के हमारे भाई बहन हैं। एक लैंग्वेज का और एक शेयर कल्चर का थोड़ा झुकाव है उनके प्रति। वापस आते हैं, जो तमिल्स हैं, और जो मैंने एथनिक कंपोजिशन हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया, वह भी एक कारण है कि जो तमिल्स हैं 18% श्रीलंका में तमिल बोलने वाले, 5% का ओरिजिन नियर पास्ट में ही इंडिया से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों के समय अंग्रेज तमिल्स को श्रीलंका ले जाते हैं अपने कामों के लिए और मुख्यतः खेती के लिए। तो एक जुड़ाव तो तमिल्स के साथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वापस आते हैं अपनी मूल बात पर। मुख्य जो बात है, जो तमिल्स हैं उसके डिमांड को श्रीलंकन अथॉरिटीज बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते हैं। नतीजा होता है कि कुछ रेबल सामने आते हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सामने आते हैं जो अब डिमांड रख रहे हैं इंडिपेंडेंट तमिल एलम की, कि जो श्रीलंका का नॉर्थन हिस्सा है जहां तमिल बहुतायत में है, वहां स्वतंत्र राज्य बन जाए। ठीक है। रिजल्ट सिविल वॉर। सिविल वॉर हिंदी बोलते हैं इसका गृह युद्ध। और पिछले क्लास में सिविल वॉर की परिभाषा हम लोग पढ़ करके आए हैं। सिविल वॉर, गृह युद्ध, एक ऐसी स्थिति को बोलते हैं किसी देश के अंदर जब दो या दो से ज्यादा हथियार उठाए हुए ग्रुप्स हो जाएं और वे हथियारों के साथ संघर्ष करने लगे एक दूसरे के विरुद्ध। सो सिविल वॉर, हमने सिविल वॉर का अध्ययन क्लास 9 में रशियन रिवॉल्यूशन में किया। सो सिविल वॉर इज अ सिचुएशन विद इन अ कंट्री in which two or more groups start fight against each other using, or you can say with the help of weapons. अगर शांतिपूर्ण संघर्ष है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिविल वॉर वह स्थिति है जब दो या दो से ज्यादा ग्रुप हथियार उठा करके खूनी संघर्ष करने लगे एक दूसरे के विरुद्ध में। तो श्रीलंका की जो टेंशन है वह सिविल वॉर में कन्वर्ट होती है। हजारों लोग मारे जाते हैं। मेनी फैमिलीज वेर फोर्स टू लीव द कंट्री। बहुत सारा परिवार मजबूर हो जाता है या मजबूर कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति बनती है कि वे देश छोड़ देते हैं, श्रीलंका छोड़ देते हैं, या फिर अपने श्रीलंका के अंदर ही जिस हिस्से में वो रह रहे हैं वहां से हटकर दूसरे हिस्से में या दूसरे कंट्री में रिफ्यूजी के रूप में उनको शरण लेने पड़ती है। वे अपने जीविका को, लाइवलीहुड को, नौकरी को खो देते हैं। समय बीतता है और 2009 आता है। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका की जो सिविल वॉर है उससे श्रीलंका को काफी नुकसान हुआ हर एक फील्ड में, चाहे वो सोशल फील्ड हो, कल्चरल फील्ड हो या इकोनॉमिक जीवन हो श्रीलंकन का। फाइनली इन 2009
ये जो गृह युद्ध है वह समाप्त होता है। द सिविल वॉर एंडेड इन 2009। जो सरकार है सुनीला डोमिनेटेड गवर्नमेंट, और जो सोच थी उसमें भी कुछ बदलाव आता है, नरमी आती है, और लंबे संघर्ष के बाद श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त होता है। 2009 का पीरियड इस चैप्टर में दिया गया है कि 2009 द सिविल वॉर एंडेड। तो इस तरह से पावर शेयरिंग जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने अब तक पावर शेयरिंग की परिभाषा, बेल्जियम श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन, वहां की समस्याओं को देखा, और फिर हम लोगों ने देखा कि श्रीलंका में किस तरह से श्रीलंका की सरकार उस समस्या को बढ़ाती है जब वह मेजोरिटेरियनिज्म की राह अपनाती है। विथ दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। In our next class, we will move further with the point accommodation in Belgium. अगले क्लास में हम एकोमोडेशन इन बेल्जियम टॉपिक से आगे बढ़ेंगे और हम इसमें देखेंगे कि श्रीलंका में तो समस्या हुई श्रीलंकन गवर्नमेंट के अप्रोच के कारण, लेकिन बेल्जियम ने अपने टेंशन को आपसी सूझबूझ से, संविधान संशोधन से उसको दूर किया। इस चीज को हम कल अपने अगले क्लास में देखेंगे। विद दिस आई एम एंडिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच।